एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। जैसा कि पहली क्लास में हमने पढ़ा अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, उसमें विपरीत लिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हमने ये भी जाना कि इसमें विविधताएं नहीं पाई जाती हैं। जो जीव होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल क्लोन होते हैं, समान होते हैं, हूबहू उनके समान होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि वही एक ही डीएनए बार बार उनमें ट्रांसफर होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है, जिसके कारण उनमें कोई भी अंतर नहीं आ पाता है। अब इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत लिंग का अर्थ हमने आपको बताया था, एक लिंग नर होना चाहिए और दूसरा लिंग मादा होना चाहिए। हमने आपको यह भी बताया कि लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है। ऊपर तो हमने बता दिया कि अलैंगिक जनन में विविधता क्यों नहीं पाई जाती, उसका हमने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया, किस तरीके से इनमें डीएनए एक समान रूप से ट्रांसफर होता है, जिसके कारण विविधता इसमें नहीं पाई जाती है। अब हम उसी तरीके से लैंगिक जनन के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से इनमें विविधता पाई जाती है। हमने आपको बताया होगा कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा की आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक बनता है जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक बनता है जिसको हम अंडाणु कहते हैं। हमने अलैंगिक जनन में उदाहरण लिया था अमीबा का, लैंगिक जनन में हम उदाहरण लेते हैं मनुष्य का। आपको पता होगा कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर और मादा दो अलग अलग प्रकार के दो विपरीत लिंग हो गए, यानी कि 46 क्रोमोसोम नर में पाए जाएंगे और 46 क्रोमोसोम मादा में पाए जाएंगे। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में आकर के संलयित होंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो 23 क्रोमोसोम नर के और 23 क्रोमोसोम मादा के दोनों आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। इस तरीके से कुल 46 क्रोमोसोम मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज आगे चल करके विकसित होकर के शिशु का रूप धारण करता है। नर और मादा दो विपरीत लिंग है, यानी कि दो बॉडी है, दो शरीर है। उससे क्या होगा, नर का डीएनए अलग होगा और मादा का डीएनए अलग होगा। इसी डीएनए के भीतर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस डीएनए में 46 क्रोमोसोम थे, तो 23 क्रोमोसोम यानी कि आधा भाग शुक्राणु की तरफ से आया, आधा भाग अंडाणु की तरफ से आया, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के डीएनए आपस में क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए, संलयित हो गए। और जब दो अलग अलग प्रकार की चीजें आपस में जुड़ती हैं तो उससे क्या होता है, एक नए प्रकार की चीज का, एक नए प्रकार की वस्तु का जन्म होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक नए प्रकार के जीव का जन्म हो गया। नए प्रकार का अर्थ है उसकी शक्ल सूरत, उसके लक्षण जो होंगे वो क्या होंगे, अपने जनक से अलग होंगे, अपने जनक से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आधे गुण नर के आए होंगे, आधे गुण मादा के आए होंगे, और दोनों को मिलाकर के एक नए गुणों की रचना यहाँ पर हो गई, यानी कि इसमें विविधता इस तरीके से पाई जाने लगी। अब हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, कितनी विधि से, कितने प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है या फिर शुरू की जा सकती है, या फिर अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। अलैंगिक जनन की विधियां तो देखेंगे, अलैंगिक जनन की 5 विधियां होती हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है द्विभाजन, दूसरा आता है बीजाणु जनन, तीसरा आता है मुकुलन, चौथा आता है खंडीभवन और पांचवा आता है पुनरुद्भवन। सबसे पहले हम एक विधियों के उदाहरण जानेंगे कि किन जीवों में ये विधियां जो होती हैं वो अपना कार्य करती हैं, किन जीवों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। द्विभाजन
अमीबा, और भीतर पाए जाने वाले सभी जीवों के भीतर ये द्विविभाजन नामक प्रक्रिया होती है। बीजाणुजनन नामक प्रक्रिया जो होती है वो पेनिसिलियम नामक होती है। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा नामक पौधे में होती है। बता रहा हूं, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको उदाहरण याद करना है। खंडी भवन की प्रक्रिया यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा नामक पौधे में होती है। पर पुनरुद्भवन की प्रक्रिया प्लेनेरिया नामक जीव में होती है। तो हमने देखा ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। द्विविभाजन की प्रक्रिया अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणियों के भीतर होती है। बीजाणु जनन पेनिसिलियम नामक पौधे के भीतर होता है। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में होता है। खंडी भवन की प्रक्रिया यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में, और पुनरुद्भवन प्लेनेरिया नामक जीव में होता है। तो किस तरीके से होता है इसके बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक द्वि और दूसरा विभाजन। द्वि का अर्थ होता है दो और विभाजन का अर्थ होता है खंड, यानी कि दो खंडों में टूटना। द्विविभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऐसे जीवों के भीतर होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाभिक यानी कि एक ही डीएनए पाया जाता है, और वही डीएनए टूट करके दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, और दो बराबर भागों में जब विभाजित होता है उससे दो अलग अलग प्रकार के दो अलग अलग जीवों का जन्म हो जाता है। जैसे कि हमने आपको अमीबा में बताया कि अमीबा के भीतर एक ही डीएनए मौजूद होता है, इस पर इसके बिचले हिस्से पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण इसका बिचला हिस्सा पतला हो जाता है और किनारे से फैलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके साथ साथ डीएनए इसके भीतर जो मौजूद है वो भी फैलना प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि डीएनए बीच से टूट करके दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और दो अलग अलग अमीबा का जन्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल अपने जनक से समान होते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि अलैंगिक जनन जिन भी पौधों में होता है उनमें विविधता, या फिर जिन भी जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें विविधता नहीं पाई जाती है। वो अपने जनक के क्लोन होते हैं, अपने जनक से बिल्कुल समान होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ संघ के सभी जीवों को। अब बात करते हैं, दूसरा हमारा आता है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन की प्रक्रिया पेनिसिलियम नामक पौधे में होती है। बीजाणुजनन का अर्थ होता है ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुओं का निर्माण हो, बीजाणुओं का जन्म हो जाए, तत्पश्चात वायु तथा जल के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए, और जिस स्थान पर पहुंचे या फिर पृथ्वी के जिस हिस्से पर गिरे, मिट्टी के जिस हिस्से पर गिरे, वहां पर गिर करके एक नए पौधे का निर्माण कर दे, वो बीजाणुजनन के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को बीजाणुजनन जिस प्रक्रिया से होता है उसको हम परागण के नाम से जानते हैं, और परागण दो प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण, जो कि आप लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले बीजाणुजनन यानी पेनिसिलियम का उदाहरण जानते हैं कि किस तरीके से बीजाणुजनन की प्रक्रिया पेनिसिलियम नामक पौधे में होती है। पेनिसिलियम के पौधे की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है।
इनकी प्रत्येक पत्ती के ऊपर जब ये पौधा विकसित हो जाता है तो बीजाणुओं का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। और बीजाणुओं की संख्या कुछ निश्चित नहीं होती है, ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8, 16, 32 अनिश्चित संख्या होती है, जितनी जिसकी क्षमता हो। अब मान लिया कि पेनिसिलियम नामक पौधे में बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, और जब माध्यम की आवश्यकता होगी तो माध्यम कौन बनेगा? कोई चिड़िया या फिर मधुमक्खी या फिर जल या फिर वायु, ये सारी चीजें इसके माध्यम होती हैं। कहते हैं कि वायु के माध्यम से इसके बीजाणु आकर के दूसरे पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर आकर के गिरे तो क्या होगा? जैसे ही इनको अनुकूल अवस्था प्राप्त होगी, अनुकूल अवस्था का अर्थ होता है कि उनके मुताबिक वातावरण जैसे ही होगा तुरंत वो बीजाणु क्या करेगा? स्वयं को एक पौधे के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर देगा। और जितने बीजाणु गिरेंगे, यदि 4 बीजाणु गिरे हैं तो 4 पेनिसिलियम पौधों का निर्माण, 8 गिरे हैं तो 8 पेनिसिलियम पौधों का निर्माण, इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक आता है मुकुलन। मुकुलन को हम लोग इंग्लिश में बडिंग के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मुकुलन की प्रक्रिया को हम बडिंग के नाम से जानते हैं। तो मुकुलन की प्रक्रिया क्या होती है? मुकुलन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी पौधे का मुकुल टूट करके जमीन के किसी हिस्से पर गिरता है और वो मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर के एक नए पौधे का रूप धारण कर लेता है। जब वो पौधा पुनः विकसित हो जाता है तो उससे उस पौधे से भी एक मुकुल निकलता है। वो मुकुल पुनः वही पहले वाली प्रक्रिया होती है, वो मुकुल भी टूट करके जमीन पर गिरता है और एक नए पौधे का निर्माण होता चला जाता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण हमने आपको बताया, इसका उदाहरण हाइड्रा। कैसे ये प्रक्रिया कैसे होती है ध्यान देंगे। ये मान लेते हैं कोई हाइड्रा का पौधा है जिसमें ये उसका मुकुल है। ये मुकुल एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये मुकुल उस पौधे से टूट करके जमीन पर गिर जाएगा और कुछ समय बाद ये विकसित होकर के एक नए हाइड्रा के पौधे को जन्म देगा। फिर इसमें भी मुकुल निकलेगा और ये मुकुल भी टूट करके जमीन पर गिरेगा और एक नए हाइड्रा के पौधे का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जितनी बार प्रत्येक बार मुकुल टूटेगा और प्रत्येक बार एक नए हाइड्रा के पौधे का निर्माण होगा, इस तरीके से संख्या लगातार बारंबार बढ़ती चली जाती है। ये विधि है खंडीभवन की विधि। हमने आपको बताया कि खंडीभवन की विधि जो है वो यूलोथ्रिक्स और साथ ही स्पाइरोगायरा नामक पौधे में होती है। खंडीभवन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने खंडों से पौधों को तोड़ करके अलग कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड में वो क्षमता होती है कि वो एक नए पौधे को जन्म दे सके, एक नए पौधे का निर्माण कर सके। किस तरीके से जन्म देता है देखते हैं। स्पाइरोगायरा नामक पौधा जो होता है इसमें ढेर सारे खंड पाए जाते हैं। खंडों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। तो हम यहाँ 3 खंडों के माध्यम से समझते हैं। ये खंड संख्या 1, ये 2 और ये 3। हमने पहला खंड तोड़ करके अलग कर दिया। अब इस स्पाइरोगायरा पौधे को संपूर्ण पौधा बनने के लिए खंड 1 के निर्माण करने की आवश्यकता है और खंड 2 और खंड 3 के निर्माण करने की आवश्यकता है। तो स्पाइरोगायरा के प्रत्येक खंड में इतनी क्षमता होती है कि वो नए खंडों का निर्माण कर सके। ये 1 नंबर जो खंड है ये दूसरे खंड का निर्माण करेगा और तीसरे खंड का भी निर्माण कर देगा। इस तरीके से संपूर्ण पौधे का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 3 नंबर खंड मौजूद है, 1 नंबर नहीं मौजूद है। यानी कि जो पहला खंड है उसका निर्माण होगा तब जाकर के ये पौधा संपूर्ण पौधा बन पाएगा। तो तीसरे और दूसरे खंड का क्या काम होगा, क्या कार्य होगा? ये 1 नंबर खंड को यहाँ पर 1 नंबर खंड का निर्माण कर देंगे। इस तरीके से स्पाइरोगायरा का पौधे का निर्माण हो जाएगा।
जितने खंड होंगे उतने पौधों का निर्माण होता यहाँ पर चला जाएगा। खंडों से अतिरिक्त पौधों का निर्माण नहीं होगा। जैसे हम मानते हैं इस पौधे में 3 खंड है, यदि हमने 4 भाग इसका कर दिया तो पौधे का निर्माण नहीं होगा। जितने खंड होंगे सिर्फ उतने ही पौधों का निर्माण यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारी आखिरी विधि आती है जिसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन को अंग्रेजी में हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। रीजनरेशन का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। किसी भी भाग का जब पुनर्निर्माण होता है, एक बार फिर से किसी भाग का जब वो भाग नष्ट हो जाए और उसके बाद फिर से उसका निर्माण हो तो उसको हम पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का कोई खास अंग ऐसा होता है जिसमें रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके पूरे शरीर में रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है। जैसे कुछ खास अंगों वाले जीवों का नाम जानते हैं। छिपकली, आपने छिपकली देखी होगी, उसकी जो पूंछ का हिस्सा होता है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता मौजूद होती है। वो क्या करती है, खुद को रीजनरेट करती है, खुद की पूंछ का वो पुनर्निर्माण कर सकती है, खुद की पूंछ को पुनर्जन्म दे सकती है। लेकिन वो पुनरुद्भवन के उदाहरण में नहीं आएगी क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर पुनरुद्भवन में नहीं आता है। पुनरुद्भवन का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक जीव, इसके शरीर के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है वक्ष जिसको हम सिर का भाग कहते हैं, और दूसरा होता है पुच्छ जिसको हम लोग पूंछ का भाग कहते हैं। इसके शरीर को हम 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड मान लेते हैं। हमने 3 खंडों में विभाजित कर दिया, या फिर मान लेते हैं हमने 18 खंडों, 20 खंडों, जितने खंडों में इच्छा उतने खंडों में विभाजित किया। तो प्रत्येक खंड की क्या क्षमता होगी, मान लेते हैं ये सबसे पहले वक्ष का हिस्सा देखते हैं। ये हिस्सा हमने ये एक भाग काटा है, दूसरा भाग हमने इसका बीच वाला हिस्सा काटा है, तीसरा भाग हमने जो काटा है इसके पुच्छ का हिस्सा काटा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे प्लेनेरिया नामक ये जीव जो है ये क्या करेगा, मध्य भाग और पुच्छ के भाग का निर्माण करेगा और एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देगा। मध्य भाग क्या करेगा, वक्ष के भाग का निर्माण करेगा और पुच्छ के भाग का निर्माण करेगा और नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाएगा। पुच्छ का भाग मध्य भाग का निर्माण करेगा और वक्ष यानी कि सिर के भाग का निर्माण करेगा और एक नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाएगा। इस तरीके से पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है कि हम उस जीव के शरीर के जितने खंड चाहें, जितने टुकड़े चाहें उतने टुकड़े कर दें, फिर भी प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को जन्म दे देता हो। मान लेते हैं इस प्लेनेरिया के जीव को हमने 18 खंड किए तो कुल कितने प्लेनेरिया का जन्म होगा, 18। 20 खंड किए तो कुल कितने प्लेनेरिया का जन्म होगा, 20। मतलब शरीर के जितने खंड उतने जीवों का निर्माण। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पाठ समझ में, ये भाग समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल को RAI कॉलेज खजूरी नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली बटन दबाएं और आगे की सूचना के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।